Hello my law warriors and welcome to our channel of Learn Law with me. हम लोग वेरियस बैराक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता के पनिशमेंट्स और चैप्टर 5 के सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे याद करे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो चेक नहीं की है तो डू प्लीज चेकआउट और वो आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। तो हम यहाँ से डील करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 का रिवीजन विच डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स में इस चैप्टर को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा वो डील करेगा हमारा हायरार्की ऑफ द कोड्स, कैसे हमारे कोड्स बने हुए हैं, कौन से हमारे ट्रायल कोर्ट हैं, कैसे उसके बिजनेस या फिर उसके केसेस और किसके नीचे कौन सबऑर्डिनेट है, हम उसको डील करेंगे, जो हमारा सेक्शन 6 से सेक्शन 17 तक डील करेगा। हम लोग 18, 19, 20 आज नहीं डील करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर 2 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस से बात करता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से, सेक्शन 6 हमारा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है। तो जब सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ते हैं अपना स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसमें कहते हैं बिसाइड द हाई कोर्ट। अब यहाँ पहले ही इन्होंने हाई कोर्ट बोल रखा है, बिसाइड द हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट के हमारा ट्रायल कोर्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो बोला है कि बिसाइड द हाई कोर्ट। एंड आपको भी पता है जब आप प्रैक्टिस में या फिर अभी लॉ स्कूल में होंगे कि डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास तो आप केस लेके नहीं जाते हो, है ना। तो हाई कोर्ट हमारा ट्रायल कोर्ट है या नहीं? हमारा हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट है अंडर सेक्शन 447 ऑफ BNSS, जहां पर हाई कोर्ट को एक स्पेसिफिक पावर दे रखी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कभी भी किसी भी टाइम केस विड्रॉ कर सकती है, जब भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और खुद ट्राई कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट जो है ये माना जाता है कि उसके पास ओरिजिनल एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की भी है सम केसेस में, पर उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन भी है विड्रॉ करने की। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो कभी भी विड्रॉ करे। सुप्रीम कोर्ट हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपको पता ही है कि उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन मानी जाती है इंटर स्टेट मैटर्स में। जब भी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन मानी जाती है अंडर आर्टिकल 131, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई भी इंटर स्टेट का केस है, कोई भी स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई भी केस ट्राई कर सकता है। ठीक है, उसकी अब ये तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात हो गई। अब अपीलेट कोर्ट भी माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैंने कुछ सेक्शंस आपके वो करे हैं, कहाँ अपीलेबल माना जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट में, कौन कौन से मैटर्स। तो सबसे पहले हम डील करते हैं आर्टिकल 132 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Article 132 of the Constitution of India deals with the appeal when it goes to the constitutional matters only. जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का कोई भी अपील जानी होगी, चाहे वो सिविल केस का हो, क्रिमिनल केस का हो या कोई और केस का हो, तो वो अंडर आर्टिकल 132 में जाएगी। बट कौन डिसाइड करता है कि जो अपील जा रही है वो कौन से सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ की जा रही है? ये इसका जो सर्टिफिकेट देगा वो हाई कोर्ट देता है कि जो ये अपील है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की है भी या नहीं। नेक्स्ट, आर्टिकल 134 में भी हम उसकी अपीलेट जुरिडिक्शन मानी जाती है। अब उसकी अपीलेट जुरिडिक्शन यहाँ पर कैसे मानी जाती है? वो क्रिमिनल मैटर्स में मानी जाती है। तो मैं इसको आपको दो पार्ट्स में पढ़ाती हूँ आर्टिकल 134। पहला पार्ट जो है वो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, वो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के थ्रू अंडर आर्टिकल 134 में जा सकती है। सेकेंड केस में हमें उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पर आपका अपील एज अ राइट बन जाएगा। कब? जब भी कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई भी केस चल रहा है, मैटर चल रहा है, और वहां पर एक्यूज जो है वो एक्विट हो गया है। अब उसकी अपील गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या किया? उसकी या तो डेथ दे दी, या लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, या 10 ईयर की सजा दे दी। वहां पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जा सकते हो एज अ राइट। ठीक है। अब BNSS में हमारा अपील जो दे रखा है वो सेक्शन 415 एंड 420 में दे रखा है, और हम इसको बाद में डील करेंगे जब हम लोग अपील वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जब भी कोई भी ट्रांसफर करेंगे हम HC से 1HC से, तो वहां पर भी हमारा जो है केस हमारा हाई कोर्ट में ट्राई होगा। नाउ
पहले स्टार्ट करने से सेक्शन 6 से मैं आपको हायरार्की बताना चाहती हूँ। मेरे को टेबल बनानी नहीं आ रही थी तो मैंने ऐसी बता दी, तो आप थोड़ा मेरे साथ बेयर करिएगा। जब भी मेरे को आ जाएगी मैं सीख लूंगी, मैं आगे वो करूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट जुरिडिक्शन, आपको पता ही है, इसके पास ये सारे कोर्ट को के क्या कहते हैं, सबसे हाईएस्ट यही हमारे लेवल पे हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट। उसके सबऑर्डिनेशन में हाई कोर्ट आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट की अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे हमारा सेशन कोर्ट आता है। अब सेशन कोर्ट में कौन कौन होता है? सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है एंड असिस्टेंट सेशन जज होता है। ये सारे एक ही लेवल पे है, इनकी हायरार्की एक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सीजीएम, उससे नीचे हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पूरा आ जाता है। ये सारे जो हमारे हैं सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहलाते हैं। तो जिसमें हमारा सीजीएम, एडिशनल सीजीएम आ जाएगा, फिर उसके अंडर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाएगा, और फिर उसके बाद जेएमएफसी एंड जेएमएससी। ठीक है, अब ये हमने इसको ये क्यों बोल रखा है कि ये हमारा मतलब जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है? बिकॉज ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। इसकी अपील, जेएमएफसी की अपील कभी भी सीजीएम के पास नहीं जाएगी। ठीक है, जेएमएफसी की जो अपील जाएगी, जब भी जाना होगा, वो सेशन कोर्ट में ही जाएगी। वो कभी भी सीजीएम के पास कोई अपील नहीं जाती। सो इनका क्या है, ये हायरार्की क्यों दे रखी है? ये सिर्फ बिजनेस असाइन देने के लिए कर रखी है, कौन सा केस किसको देना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया एचसी हमारा हाईएस्ट ट्रायल कोर्ट है अंडर सेक्शन 447। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और जुडिशियल हायरार्की के बीच में डिफरेंस भी बता दिया। जुडिशियल हायरार्की में अपील जाती है, किसके पास जाएगी ये बताता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बिजनेस के बारे में बताता है। सेक्शन 6 हमारा डील करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से। अब स्टार्ट करते हैं। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, ठीक है, अदर देन संहिता, this संहिता, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely, वो कह रहा है हाई कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट तो है ही हमारा ट्रायल कोर्ट, और कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी लॉ में अगर कोई स्पेशल कोर्ट बना रही है, उसके अलावा हमारा जो इस संहिता में है वो हमारे ये सारे ट्रायल कोर्ट माने जाएंगे। कौन कौन? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 6 था। सेक्शन 6 के लिए एक क्वेश्चन आता है हर बार, मैंने देखा है कि अंडर सेक्शन 6 हाउ मेनी ट्रायल कोर्ट्स आर मेंशन्ड। तो यहाँ पर कई लोग 4 लिख के आ जाते हैं, बट अंडर सेक्शन 6 5 ट्रायल कोर्ट्स आर मेंशन्ड इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। ओके, इसकी वैलिडिटी कोर्ट्स की कहाँ मिलती है? हमें सेक्शन 4 में मिलती है, जो हमारा सेक्शन 4 बताता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। तो ये बोलते हैं कि ऑल ऑफेंसेस अंडर, जितने भी बीएनएस में जितने भी केसेस है वो इन्वेस्टिगेटेड और ट्रायल कहाँ होंगे? वो सारे इसी कोर्ट्स में होंगे। ठीक है, मतलब कोर्ट्स क्रिएटेड बाय बीएनएसएस, कोर्ट क्रिएटेड बाय बीएनएस और एनी अदर स्पेशल लॉ में अगर कोई स्पेसिफिकली दे रखा है तो इसमें से सबसेक्शन 2 में वैलिडिटी दे रखी है। बट हम लोग जितने भी बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के केस हम लोग सिर्फ इन्हीं कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ग्राम न्यायालय हमारा कोर्ट है या नहीं? तो भाई ग्राम न्यायालय जो है वो कोर्ट नहीं है हमारा, क्योंकि अंडर अमेंडमेंट 73rd एंड 74th में उसको लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे रखे हैं। और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो जितने मैटर है वो हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे रखी है। तो हमारा जो आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शन 3 उसका जो है, तो उसको दायरे में रखते हुए ग्राम न्यायालय हमारा इसमें नहीं कवर होता। सेक्शन 7 हमारा बात करता है टेरिटोरियल डिविजन्स, मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या क्या होंगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी सेक्शन है। पहले स्टेट होगा, ठीक है, हर स्टेट के अंदर फिर क्या होगा, हर स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन होगा, सेशन डिवीजन, और या फिर बहुत सारे और भी सेशन डिवीजन हो सकते हैं। फिर हर सेशन डिवीजन में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट होगा, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट होंगे। ठीक है, स्टेट, सेशन डिवीजन या सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, कितने भी वो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट बना सकती है, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा हुआ स्टेट,
सेशन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स, फिर उसके बाद डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद एचसी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऐसे होती है, स्टेट डिवीजन इनटू डिस्ट्रिक्ट या फिर सब इसका भी ये आप सब सेक्शन 3 में देखेंगे, उसका भी स्टेट विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिफरेंट डिवीजन में बांट देता है, और तहसील। ठीक है, ये हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात होगी। सेक्शन 8 हमारा कोर्ट ऑफ सेशन को डील करता है। अब हमारी आती है कि कैसे कैसे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन किस में कंसिस्ट करता है, और कैसे कैसे हम लोग केसेस को डील करते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 हमारा बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। हाँ, तो सेक्शन 8 हमारा कहता है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन में हमारे कौन कौन से जजेस होंगे, तो हमारा सबसे पहले कहता है कोर्ट ऑफ सेशन में होंगे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, अब ये जज कैसे अपॉइंट होंगे, तो सब सेक्शन 2 ऑफ हमारा सेक्शन 8 बताता है कि ये जज जो होंगे वो अपॉइंट होंगे एचसी के थ्रू। अब ये हमारा एक्सप्लेनेशंस के साथ हम पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता appointment does not include first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service or post in connection with the affairs or union of the states where under law appointment, posting or promotion is required by the made by the government. So ये जो हमारा पूरा explanation दे रखा है ना, वो एक एनोमली को हमारा सॉल्व करने के लिए दे रखा है कि देखो हम लोग इसमें एचसी को पावर दे रहे हैं अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं कर रहे, जो हमारा कंसल्टेशन विद गवर्नर के साथ होता है, क्योंकि हमें एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस रखनी है। तो एचसी इंटरफेरेंस इन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एक्सक्लूड्स करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात ही नहीं कर रहे। तो हमारा इसका एक केस भी है, स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस रंगा मोहम्मद, जिसमें ये करा है कि एचसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता फर्स्ट अपॉइंटमेंट से। ये हमारा प्रमोशन एंड ट्रांसफर की बात कर रहा है जो भी है, पर इसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं करी है। आप ये पढ़ लीजिएगा, ये एक्सेप्ट है हमारा स्टेट ऑफ आसाम रंगा मोहम्मद के उससे जजमेंट से। मूविंग टू नेक्स्ट सबसेक्शन 3 एडिशनल सेशन जज भी हमारा हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। फिर सबसेक्शन 4 हमारा कहता है सेशन जज कैन बी अपॉइंटेड बाय एचसी एज एडिशनल सेशन जज। तो हाई कोर्ट जो है अंडर सबसेक्शन 4 में किसी भी सेशन जज के किसी भी डिवीजन में वो अपॉइंट कर सकता है एज अ एडिशनल सेशन जज टू डिस्पोज ऑफ मैटर, कोई भी मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए एज अ एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि एक ही लेवल के तो हुए। ठीक है, ये हमारा सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 5 हमारा कहता है, सबसेक्शन 5 हमारा बात करता है जब भी सेशन जज की जो भी सीट है वो वेकेंट होगी, तो एचसी जो है वो है ना हाई कोर्ट, वो किसी भी एडिशनल सेशन जज को उस सीट पे बिठा सकता है। और अगर एडिशनल सेशन जज ना हो तो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बिठा सकता है अर्जेंट एप्लीकेशन को डील करने के लिए। इसमें ये बात याद रखेंगे कि क्योंकि सीजीएम है, जबकि वो सीजीएम है, पर तब भी उसको सेशन जज की ही पावर दी जाएगी जब भी वो किसी भी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा। सब सेक्शन 6 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताता है कि कहाँ बैठेगी अभी हमारी कोर्ट, कहाँ बैठेगी सेशन जज की कोर्ट, तो वो वहीं बैठेगी जहां हमारा हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। पर एक क्वेश्चन और उठता है, क्या हमारा सेशन जज की जो सिटिंग है वो क्या चेंज हो सकती है? तो आंसर है यस, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द विटनेसेस। कई बार आपने देखा होगा ये सब कुछ ना गाँव में ज्यादा होता है कि विटनेसेस बहुत ज्यादा है कई केसेस में, तो वहां पर वो कहेंगे कि क्या कहते हैं इधर क्योंकि अब कोर्ट में इतने ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे, हर कोई विटनेस देने आ रहा है, कोई आ भी नहीं रहा है, इसमें तो टेम्पर होगा, तो सेशन जज अगर कोई कन्वीनियंस होगा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो वहां पर बिठा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज की परमिशन से। ठीक है, कंसेंट से, सॉरी परमिशन कह रही हूँ, कंसेंट से। ठीक है, अब सबसेक्शन 7 जो है वो बताता है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के बारे में। वो कहता है कि सेशन जज जो है वो एडिशनल सेशन जज से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा है, क्योंकि वो उसको बिजनेस असाइन कर रहा है, वो बता रहा है कि तुम ये वाले केसेस लोगे, ये वाले केसेस तुम डील करोगे, ये वाले केसेस तुम डील करोगे। तो सबसेक्शन 7 वो एडिशनल सेशन जज के ऊपर होता है। एंड अगर एडिशनल सेशन जज जो है वो लीव पे है
या फिर उसका कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन है और उसकी एब्सेंस में तो सेशन जज उसकी अरेंजमेंट करेगा कि उसका केस कैसे डिस्पोज ऑफ हो। अगर एडिशनल सेशन जज किसी लीव पे है तो सेशन जज उसका केस डिस्पोज ऑफ करने का अरेंजमेंट करेगा किसी भी सीजीएम या अदर मैजिस्ट्रेट को उसका मैटर डील करने के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी सेशन जज वेकेंट होगा तो एचसी अरेंजमेंट करेगा, एडिशनल सेशन जज वेकेंट होगा तो सेशन जज करेगा। सिटिंग का जरूर याद रखिएगा, सबसेक्शन 6 में सिटिंग के बारे में बोल रहा है, सबसेक्शन 7 एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बता रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 9 पे चलते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन हमारा हो गया। कैसे हमने बता दिया कि उसके सबऑर्डिनेट क्या है, कैसे कैसे बैठेगी, कहाँ बैठेगी, कौन कौन कैसे सेशन जज अपॉइंट होते हैं, सेशन जज हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग सबसेक्शन 9 में जाएंगे। सबसेक्शन 9 हमारा कहता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब सेशन जज तो हमारा हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा था, पर जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा वहां पर जेएमएफसी होगा या जेएमएससी होगा। वो कैसे अपॉइंट होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होंगे। ठीक है, अब ये जो स्पेशल ये जो जेएमएफसी के जो कोर्ट्स होते हैं वो स्पेशल केसेस डील करने के लिए भी बैठती है, कोर्ट अपॉइंट हो जाते हैं जेएमएफसी। लाइक एफटीएससी एडवोकेसी जो एक्ट है उसको भी हमारा जेएमएफसी कभी कभी उसको असाइन कर देंगे डील करने के लिए, तो वो बैठ सकती है ऐसे कोर्ट में थ्रू स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ये मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ कि कोर्ट कौन बैठेगी। अब उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, जैसे सेशन जज को एचसी अपॉइंट करता है वैसे ही हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर एचसी अपॉइंट करेगा। एचसी कैन कन्फर द पावर टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ सेक्शन 9 हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो डील करता है यहाँ तक था। अब सेक्शन 10 हमारा डील करता है, तो ये वाला हमने सेक्शन पढ़ा, ये जो सेक्शन 9 का है वो ये सबसेक्शन हमारा है 3। तो ये हमें बताता है कि हाई कोर्ट जो है वो पावर कन्फर करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को किसी भी सिविल जज में, वो उसको क्या कहते हैं बिठा सकते हैं किसी भी सिटिंग में कभी भी, अगर एक्सपीडिएंट टू जस्टिस, अगर वो जस्टिस के मामले मतलब उसको कोई भी लगेगा कि ये नेसेसरी है तो वहां पर वो जेएमएफसी को सिविल जज में भी बिठा सकता है। सेक्शन 10 में जाते हैं तो हमारा डील करता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब मैंने आपको बताया है ये भी हमारे जेएमएफसी में ही वो होते हैं, बस इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है। ठीक है, तो H3 किसी भी जेएमएफसी को अपॉइंट कर सकती है टू बी अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जो एचसी अपॉइंट करेगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, सेक्शन 10 हमारा कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारा हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अपॉइंट करके कोई भी सीजीएम में बोल सकती है, क्योंकि हमारे ये जेएमएफसी में ही माने जाते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि एचसी कोई भी जेएमएफसी को अपॉइंट करेगी और एज अ एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड उसको सेम पावर देगी जो सीजीएम के पास होती है, वो है 7 ईयर्स। जब तक वो उस सीट पे बैठी हुई है तब तक उसके पास सेम पावर होगी। फिर एचसी जो है वो जेएमएफसी को सबसेक्शन 3 में एचसी जो है वो जेएमएफसी को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के लिए भी अपॉइंट कर सकती है, पर ये बात याद रखिएगा ये सबसेक्शन 3 में उसके पास 7, जब वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनेगा तो उसके पास 7 ईयर्स की पावर नहीं होगी, क्योंकि ये जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है वो प्योरली एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होता है, तो इसकी पावर 7 ईयर्स नहीं है। सबसेक्शन 4 हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को बताता है कि जो सीजीएम के अंडर कंट्रोल होगा एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और उसके अंडर कंट्रोल होगा जेएमएफसी एंड जेएमएससी, एडिशनल सीजीएम भी इसके अंडर नहीं होगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 10। सेक्शन 11 पे हम लोग चलते हैं जो कि हमारा डील करता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोस्ट है कि लोग कहते हैं कि इसको इतने पीरियड के लिए क्यों ही बनाना वगैरह वगैरह, तो इसको हम लोग ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट मीनिंग्स एंड फंक्शंस क्या है, जो भी सेक्शन 11 हमारा तो फिर डील करता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, जिसको हम लोग ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं।
ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस बंदा, कोई भी सिटीजन अपॉइंट होता है एज अ मैजिस्ट्रेट टू डील विद माइनर केसेस और बैकलॉग जो जुडिशरी के इतना ज्यादा बर्डन पड़ा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए। ये जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है एंड स्पेशल नॉलेज होती है और ये जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फॉर जो पर्टिकुलर केसेस के लिए ये लोग अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट करता है अब इनको? इनको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट विद द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्या पावर ग्रांट होती है इनको? इनको पावर ग्रांट होती है जेएमएफसी की और जेएमएससी की। तो अब इनके पास क्वालिफिकेशन क्या है कि इनके पास थोड़ी एक्सपीरियंस और एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन पोजेस करते हैं जो भी केस के लिए चाहिए होगा। ठीक है, जैसे किसी पेटी ऑफेंसेस के लिए है तो उस केस में जो भी उनको चाहिए एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन उसके लिए। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 1 ईयर से ज्यादा नहीं होता। तो सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए। साथ साथ में सेक्शन भी याद करते जाइएगा, जैसे सेक्शन 10 हमारा सीजीएम की बात करता है, सेक्शन 8 हमारा कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है, सेक्शन 9 हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करता है एंड सेक्शन 6 हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ा ही है। वो सेक्शंस भी कभी कभी आ जाते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। सेक्शन 12 हमारा बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए। अब यहाँ से हमारा बता देंगे कि कौन सा हायरार्की किसके ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिर जुडिशली। तो सेक्शन 12 हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बात करता है कि सीजीएम जो होगा वो सुपीरियर होगा जेएमएफसी से एंड जेएमएससी से। यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी दे रखा है कि जो हमारा स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा है वो किसी भी लोकल एरिया में हमारी बिठाई जाएगी। ठीक है, सब सेक्शन 2 बात करता है कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो सीजीएम का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड करेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जहां तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स एक्सटेंड करती है। बट इन केसेस जहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स उसके डिस्ट्रिक्ट से आगे बियॉन्ड एक्सटेंड कर रही है तो वहां पर सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन भी उसकी भी उतनी ही एक्सटेंड करेगी, अनलेस और अदरवाइज कोई भी कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर होगा तो उसकी नहीं करेगी, वैसे जनरली वहां तक उसकी एक्सटेंड करेगी। ठीक है, तो इसमें सबऑर्डिनेशन की बात बोलिए, सीजीएम जेएमएफसी के नीचे होगा, जेएमएससी के नीचे होगा, लोकल एरिया में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा। सेक्शन 12 हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। सेक्शन 13 हमारा बात करता है, ये लोकल जुरिस्डिक्शन थी, और सेक्शन 13 हमारा बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। सॉरी मेरे को ना बहुत नींद भी आ रही है, बट आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो। सेक्शन 13 हमारा बात करता है सबऑर्डिनेशन टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। सीजीएम जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के। मैंने आपको बताया उसकी अपील जाएगी। जुडिशियल हायरार्की की बात कर रहे हैं और ये वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात कर रहे हैं, वो उसमें भी सेशन जज के ही नीति। तो सीजीएम जो है सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के। जेएम जो होगा वो सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज होगा एंड सबऑर्डिनेट टू सीजीएम ही होगा, मतलब वो थोड़ा उसके ऑथराइज पावर करता रहेगा। सब सेक्शन 2 कहते हैं सीजीएम एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर टू द सेम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि और कौन हो सकता है, सारे बिजनेसेस यही हैंडल करवाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात करता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है हमारे वो सिर्फ हमारी प्रिवेंशन कंट्रोल पावर की उनके पास होती है। उनके पास क्या कहते हैं, ये सारे ट्रायल वगैरह की पावर्स कम होती है एज ए क्रिमिनल कोर्ट। उनके पास प्रिवेंशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है, पर तब भी ये क्रिमिनल कोर्ट्स में माने जाते हैं। 1973 से पहले जो था तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस नहीं कोई भी कोड में था, पर 1973 पहला कोड है जो डिवाइड करता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर को। जो हमारा आर्टिकल 50, सॉरी ये बिल्कुल ही पता नहीं मैंने कब लिखा है, तो आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा बोलता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करता है, वहां पर हमारी पावर्स दी इसमें अलग कर रखी है इस सेक्शन के थ्रू। तो कोर्ट तो हमारे क्रिमिनल, क्योंकि उसमें क्रिमिनल एक्शंस, पनिशमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया, पर ये प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए ही होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1। कौन अपॉइंट करेगा इसको? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर एक से ज्यादा
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज अ डीएम अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। State government appoints a executive magistrate as an additional district magistrate to discharge the duties of judicial magistrate. तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर रहा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, ताकि वो उसकी पावर्स डिस्चार्ज कर सके। टाइम टू टाइम उसको डायरेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सबसेक्शन 3 हमारा बोलता है जब भी डीएम छुट्टी पे होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या उसकी कोई पोस्ट वेकेंट होगी और कोई अर्जेंसी होगी एप्लीकेशन डिस्पोजल की, या फिर उसकी वेकेंट होगी, जब भी कोई मतलब अभी तक अपॉइंट नहीं होगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा एज अ पावर गिवन एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सारी पावर दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है। तो सॉरी, इसमें ना एक गलती हो गई, ये जेएम नहीं है। ऑफ कोर्स डीएम की पावर डिस्चार्ज करेगा ना। ये अगर हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सारी वो करेगा पावर, तो फिर वो एसडी जो है वो होगा। तो सेक्शन 14 एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा, एक या एक से ज्यादा, और उसमें से एक को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल देगा। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा और वो एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उसकी ड्यूटीज देगा, ड्यूटीज ऑफ डीएम। यहाँ पर भी जेएम नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब सेक्शन 3 भी हो गया हमारा। जब भी वेकेंट होगी तो ईएम को अपॉइंट कर देंगे कि आप चलो इसका काम करो। अब सबसेक्शन 4 हमारा कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ईएम को एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसका सारा डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है। ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट पावर कर सकता है कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विच इज अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है। अब सबसेक्शन 6 हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अपॉइंट कर सकती है द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 15 हमारी बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, जो कि पुलिस ऑफिसर हो सकता है। अब इसमें इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, कौन कौन हो सकता है। पुलिस ऑफिसर हो सकता है फॉर द रैंक नॉट बिलो द एसपी। ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे उसकी रैंक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कब ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये प्रिवेंटिव पावर्स वो करती है, हम लोग अपॉइंट करते हैं। तो इसमें कभी कभी जैसे कुंभ का मेला भी हुआ था, तो उसकी जहाँ पर उसका क्राउड मेंटेन करने के लिए कोई भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया, क्योंकि उसका ऑर्डर देना होता है ना, तो वहां पर देने के लिए बना दिया। सेक्शन 15 हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 बात करता है हमारा लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। चलिए देखते हैं इसकी पावर्स कौन कौन वो करते हैं। सेक्शन 16 हमारा है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इट्स सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर होगा। अगर वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पावर भी एक्सरसाइज कर रहा होगा तब भी हमारा वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अंदर होगा। और उसका बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा? सब सेक्शन 2 में दे रखा है कि उसका जो except as otherwise provided such definition, the jurisdiction and the powers of every such magistrate shall district magistrate इसमें दे रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स एंड गिव पावर्स एंड, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा दे रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दोबारा मैंने जेएम, पता नहीं क्यों मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो खत्म। मेरे को लगता है मैंने इस वीडियो के साथ जस्टिफिकेशन करा नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी हेस्टली बनाई है मैंने वीडियो, बट मेरे को लगता है इसको मैं और शॉर्ट में आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं इसमें आपको हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा ई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर होती है वीडियो ख़त्म। तो हम छोटा सा रिवीजन करके अब हम चलते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।
एंड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो डू रीच आउट इन कमेंट सेक्शन अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो। ओके बाय।